प्यारे बच्चों, कल हमने ऑनलाइन क्लास में बीए फर्स्ट ईयर भारतीय संविधान की विशेषता में हमारा भारतीय संविधान लिखित है, विस्तृत है, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तक हमने जो किया था गणराज्य। आज का हमारा पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान संघात्मक, परंतु भाव इसका जो है एकात्मक। संघात्मक होता है जब संघ और राज्यों में शक्ति का बंटवारा, संघ और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है। संघ अपने काम करता है, राज्य अपने काम करता है, कोई भी किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। दोनों अपने अपने क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्र हैं, अपने अपने क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्र। तो ये कहलाती है संघात्मक प्रणाली। एकात्मक क्या होता है, सारी शक्ति केंद्र के पास होती है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। जब भारत के अंदर युद्ध, बाहरी आक्रमण, शस्त्र विद्रोह होगा, जब राज्य का संविधान जो है, राज्य का शासन जो संविधान के अनुसार ना चल रहा हो, जब वित्तीय संकट आ जाता है, तो उस समय सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो वो कहलाती है एकात्मक प्रणाली। इसी आधार पर 3 सूचियों में बांटा गया। 3 सूचियां हैं संविधान को: संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। संघ सूची में 96 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय होते हैं। इस पर कानून केंद्र बनाता है। कानून कौन बनाएगा? केंद्र। इस पर कानून कौन बनाता है? राज्य विधान मंडल। इस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र प्लस राज्य, दोनों ही कानून बनाते हैं, दोनों ही कानून बनाएंगे। अगर विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो केंद्र कानून बनाएगा, राज्य कानून नहीं बनाएगा। केंद्र को प्रमुखता दी जाएगी अगर इन दोनों में विवाद या झगड़ा होता है। इसके अलावा कुछ विषय बच जाते हैं जिसको हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। जो विषय ना तो संघ सूची में आए, ना राज्य सूची में आए, ना समवर्ती सूची में आए, कुछ विषय से बच जाएंगे जिनको हम विशिष्ट शक्तियों में डाल देते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। अतः हम कह सकते हैं हमारा भारतीय संविधान संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मक भी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा अष्टा लचीला, अष्टा कठोर संविधान है हमारा। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह ना तो हमारा भारतीय संविधान कठोर और इंग्लैंड की तरह ना ही हमारा भारतीय संविधान लचीला। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब इसको बनाया तो इसको लचीला, अष्टा कठोर बनाया। इसको लचीला इसलिए बनाया गया कि समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सके, इसको बदला जा सके, बदलाव किया जा सके। और कठोर इसलिए बनाया गया कि सत्तारूढ़ दल के हाथों कठपुतली ना बन जाए। अतः हमारा भारतीय संविधान अष्टा लचीला, अष्टा कठोर है। इसमें बदलाव करने के लिए 3 धाराएं हैं। 3 धाराएं: साधारण बहुमत के द्वारा बदलाव, दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा बदलाव, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा बदलाव, दोनों सदनों के 2/3 प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति, तो इसमें बदलाव किया जा सकता है। साधारण मामले जो होते हैं उसमें साधारण बहुमत के द्वारा बदलाव होगा। 2/3, दोनों सदनों का 2/3, मौलिक अधिकार निर्देशक सिद्धांतों में बदलाव,
और 2/3 आधे राज्यों की स्वीकृति जब कठोर धारा होती है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है मौलिक अधिकार। हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से 32 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 प्रकार के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ऊपर के, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा, सांस्कृतिक, इन अधिकारों को किसी संस्था के द्वारा, किसी समुदाय के द्वारा अगर छीना जाता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनेगा तो हम उच्च न्यायालय जैसे सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा हम न्यायालय की शरण लेते हैं। तो हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं? न्याय संगत हैं, न्याय योग्य हैं। हम न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की गुहार लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा वयस्क मताधिकार। अगर हम 1909 की बात करें तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को महत्व दिया जाता था। उसके बाद 1919 और 1935 के एक्ट के द्वारा इसको बंद कर दिया गया। इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की हम बात करें, संपत्ति, शिक्षा और कर जो व्यक्ति देता था उसे ही मत डालने का अधिकार था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। आर्टिकल 326 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष की गई। उसके बाद 61 संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1989 में इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। अतः जो वयस्क है, 18 वर्ष का है, जो वयस्क है उसको मताधिकार, अपना मत डालने का और चुनाव लड़ने का, जो 21 वर्ष या उससे ऊपर जो भी आयु निश्चित की गई है चुनाव लड़ने के लिए, तो वह अपना चुनाव भी लड़ सकता है। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, एक राष्ट्रभाषा। एक राष्ट्रभाषा हमारी, लेकिन भाई भाषाओं को मान्यता दी गई है। लेकिन हमारी एक राष्ट्रभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि जिसे कहा जाता है, देवनागरी लिपि जो है, अतः हिंदी भाषा जो है हमारी एक राष्ट्रभाषा है। इसके साथ कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? कानून का शासन। चाहे व्यक्ति अमीर है चाहे गरीब है, सभी के साथ समान न्याय करना कानून का शासन कहलाता है, रूल ऑफ लॉ कहलाता है। लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कानून के समक्ष सभी क्या हैं? समान है। कानून सभी को बराबर समझता है। जो जैसा अपराध करेगा उसके अपराध की उसको वैसे ही सजा देना रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान की विशेषताओं में अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को भी सुविधाएं दी गई हैं। अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां, उनके लिए नौकरियों में, विधानसभाओं में, स्थानीय संस्थाओं में जो स्थान जो है आरक्षित हैं, इनके लिए स्थान जो आरक्षित हैं। प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया गया, फिर 10 वर्ष के लिए इसे आगे बढ़ाया जाता रहा। फिर 2009-2010 में 95 संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको बढ़ाकर 25 जनवरी 2020 तक कर दिया गया है। पूर्व में ये स्थान जो आरक्षित थे अनुसूचित जाति के, वो 79 स्थान थे और वर्तमान में 84 स्थान जो हैं वो आरक्षित हैं। पूर्व में अनुसूचित जनजाति के लिए 40 स्थान थे और वर्तमान में 40 स्थान जो हैं, 47 स्थान जो आरक्षित हैं। अतः अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, हम स्वतंत्र नहीं थे, उस समय जो अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग था उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। उनको पूर्ण रूप से सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। अमीर अधिक अमीर होता जा रहा था और गरीब अधिक गरीब होता जा रहा था। अतः उनको ऊपर उठाने के लिए जब हमारा भारतीय संविधान बना तो हमारे भारतीय संविधान में जो है, जो निर्बल वर्ग, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग थे, उनको ऊपर लाने के लिए नौकरियों में, विधानसभाओं में, स्थानीय संस्थाओं में उनके लिए स्थानों का आरक्षण किया
गया है। उसके बाद हम बात करेंगे द्विसदनीय विधानमंडल की। द्विसदनीय विधानमंडल होता है दो प्रकार का, लोकसभा प्लस राज्यसभा। दो सदन है, वैसे संसद बनती है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है, लेकिन यहाँ पर हम संसद की बात नहीं कर रहे, द्विसदनीय विधानमंडल की बात कर रहे हैं। दो सदन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। इसमें 552 सदस्य संख्या होती है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है इसका, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जाति के होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन के होते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करता है इनको। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, सदस्य संख्या 250 है। 2/3 1/3 सदस्य जो हैं 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर होते हैं और नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये एक स्थायी सदन नहीं है, स्थायी सदन है ये स्थायी सदन है, क्योंकि 2/1 सदस्य 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं, नए चुन लिए जाते हैं। और 12 सदस्य जो होते हैं उनको राष्ट्रपति इसमें मनोनीत करता है, जो कला में, विज्ञान में और संकाय में क्या होते हैं, निपुण होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं हमारा भारतीय संविधान में द्विसदनीय विधानमंडल को भी जो है महत्व दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा पंचायत और नगर पालिकाओं की व्यवस्था। पंचायत जो होती है आर्टिकल 73 के द्वारा, 73 संशोधन के द्वारा पंचायती राज, 73 में पंचायती राज, 74 में नगर पालिका, 1992 को संवैधानिक संशोधन किया गया और 73 संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायतें जो थी ग्राम के विकास के लिए और नगर पालिकाएं 1992 में जो है शहरी स्थानीय निकाय के लिए बनाई गई हैं। अतः इसके साथ हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमने मौलिक अधिकारों की बात करी, या संघात्मक शासन प्रणाली की हमने बात करी। संघात्मक शासन क्या, पहले बात करते हैं कि संघात्मक शासन यहाँ पर होता है, संघात्मक शासन प्रणाली होती है, संघ और राज्य होते हैं, यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होता है। तो वहां पर संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है, संघ या राज्य सरकार अगर अवहेलना करती है, संविधान के अनुसार शासन नहीं चलता, तो स्वतंत्र न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। संविधान की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका बनी हुई है। इसके साथ हमारे जो मौलिक अधिकार है, अगर उनका हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है हमारे मौलिक अधिकारों की। इसके साथ साथ स्वतंत्र न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका और विधान पालिका से अलग रखा गया, मुक्त रखा गया है, ताकि स्वतंत्र न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से क्या कर सके, काम कर सके। अतः स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी क्या है, जरूरी है। इसके साथ साथ हमारा पॉइंट, जैसे एक राष्ट्रभाषा क्या, तो इकहरी नागरिकता है हमारे भारत के अंदर। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां पर या अन्य संघात्मक सरकारें यहाँ पर पाई जाती है, वहां की बात करें तो वहां पर कई राष्ट्रों में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता राष्ट्र की प्लस राज्य की। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हमें इकहरी नागरिकता प्राप्त है। हम केवल भारत के ही नागरिक हैं। इकहरी नागरिकता है। अगर दोहरी नागरिकता होती तो राष्ट्र की एकता अखंडता को इससे खतरा पहुंचता। अतः हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को अपनाया तो उसमें इकहरी नागरिकता को क्या दिया, महत्व दिया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे हमारा जो भारतीय संविधान बनाया गया वो उधार लिया गया संविधान था। क्या संविधान निर्माताओं ने इसको अपने आप बना दिया? उन्होंने संविधान को बनाना था तो उन्होंने क्या सोचा, क्या ड्राफ्ट बनाया? हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को बनाना था तो उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा संविधान बनाएं जिसमें गुण ही गुण हो, प्रमुखता ही प्रमुखता हो। अतः हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान से अलग अलग देशों से इसको नकल किया।
जो अच्छी अच्छी बातें थी संविधानों से लेकर उन्होंने अपने संविधान में डाली, उसको ग्रहण किया गया। जैसे आयरलैंड की हम बात करें तो आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए उधार। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन प्रणाली और निर्वाचन प्रणाली राज्यसभा के सदस्यों की ली गई। इसके अलावा भारत सरकार 1935 के एक्ट के द्वारा भी हमने कुछ बातें जो हमारे भारतीय संविधान में डाली, जो कि भारत के लोगों के लिए, जनता के हितों के लिए क्या थी, जरूरी थी। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान क्या है, नकल किया गया संविधान है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट मैं आपको और बताना चाहती हूँ एक्स्ट्रा, संसदीय शासन प्रणाली। हमारी संसदीय शासन प्रणाली है भारतीय मंत्रिमंडल प्रणाली, जिसे उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो राष्ट्रपति होता है उसके नाम पर शक्तियां होती हैं, वास्तविक मुखिया वो होता है, लेकिन उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य ही करते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर नामात्र की शक्ति होती है, वो नामात्र रूप से उसका प्रयोग कर सकता है। इसके साथ मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं है, वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उन्हें बहुमत समर्थन प्राप्त रहेगा। लोकसभा को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके इसे पद से हटाने का भी अधिकार प्राप्त है। अतः हमारे भारतीय संविधान जब भारतीय शासन में संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप कार्यपालिका और विधान पालिका के आपसी संबंधों का भी वर्णन किया गया है कि सभी क्या है, अपने अपने क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्र हैं। अतः संसदीय शासन प्रणाली को भी भारतीय संविधान की विशेषताओं में डाला गया है। इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका, कि हमारे भारतीय संविधान लिखित है, विस्तृत है, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न है, एक राष्ट्र भाषा है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, द्विसदनीय विधान मंडल है। अतः हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसको संविधान में डाला, जिसके कारण हमारे भारत का शासन क्या है, सुचारू रूप से चल रहा है। अतः हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में जो कुछ लिखा है वो सार्थक है, निरर्थक नहीं है, उसका आज भी महत्व है और आने वाले समय में भी महत्व रहेगा। अतः संविधान की पालना करना संस्था का, समुदाय का, राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का कर्तव्य बनता है कि वो अपना काम किसके अनुसार करें, संविधान के अनुसार ही करें। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। आप इसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।